दोस्तों, आज की कहानी है मेंढकी राजकुमारी। यह बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बार रूस में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। जब वे राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने उनको बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बेटो, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम लोग ऐसा करो कि अपने अपने तीर कमान लो और उससे अपना अपना तीर फेंको। जो लड़की तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों राजकुमारों ने पिता को सिर झुकाया, अपना अपना तीर कमान उठाया, तीर कमान पर चढ़ाया और कमान की डोरी खींचकर तीर चला दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक कुलीन आदमी के बागीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बागीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। और तीसरे और सबसे छोटे बेटे का तीर वह कहां गिरा और उसे कौन लेकर आया? उसके तीसरे सबसे छोटे बेटे राजकुमार इवान 37 ने जो अपना तीर चलाया तो वह इतना ऊंचा गया कि उसको तो वह दिखाई ही नहीं पड़ा। वह बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ढूंढता रहा, तब कहीं जाकर उसको वह तीर जंगल के एक तालाब में मिला। एक मेंढकी जो पानी में उगी हुई लिली के एक फूल पर बैठी हुई थी, उसने उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। जब राजकुमार इवान ने उस मेंढकी से अपना तीर वापस मांगा तो वह बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार इवान कुछ नफरत के साथ बोला, पर एक राजकुमार एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता है? राजकुमार अपने तीर को एक मेंढकी के मुंह में देखकर बहुत गुस्सा था, पर वह अपने पिता की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने उस मेंढकी को उठाया और उसको अपने महल ले गया। जब उसने राजा को अपनी कहानी सुनाई और उसको मेंढकी दिखाई तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। उस रविवार को 3 शादियां हुई। बड़े बेटे की शादी एक कुलीन आदमी की बेटी से हुई, बीच वाले बेटे की शादी एक व्यापारी की बेटी से हुई और तीसरे सबसे छोटे बेटे इवान की शादी एक मेंढकी से हुई। कुछ समय बीत गया तो राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियां को सिलाई आती थी, पर सबसे छोटा वाला बेटा दुखी मन से अपने घर आया। उसको दुखी देखकर मेंढकी कूदती हुई उसके पास आई और टर्राई, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? इवान बोला, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा। राजा ने कहा है कि तुम उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिल दो। मेंढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा ही खूबसूरत होती है। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेंढकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो, एक कमीज सिले जैसी मेरे पिता पहनते थे, बस रात भर में कमीज तैयार थी। सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो वह मेंढकी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में एक कड़े हुए कपड़े में लिपटी हुए एक कमीज थी। राजकुमार तो उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसको लेकर वह तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीजें देख रहा था। उसके पहले बेटे ने उसके सामने अपनी लाई कमीज फैलाकर दिखाई। राजा ने उस कमीज को उठाया और बोला, यह कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है।
फिर उसके दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई तो राजा उसको देखकर नाक भान सिकोड़कर बोला, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। अब इवान की बारी आई तो उसने भी अपनी लाई कमीज राजा के सामने फैलाई। उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी के तारों से कड़ी हुई थी। उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ यह कमीज है राजा के पहनने के लायक। कमीजें दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े वाले बेटे बुड़बुड़ाते चले जा रहे थे। हम लोग इवान की पत्नी की बेकार में ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है कि वह जरूर ही कोई जादूगरनी है। फिर कुछ समय और बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक एक डबल रोटी बनानी है। देखते हैं कि तीनों में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। इस बार फिर राजकुमार इवान फिर महल से बहुत दुखी होकर चला। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुनाया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इस बीच दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोई घर से एक बुढ़िया को बुलवा भेजा और यह देखने के लिए उसको इवान के घर भेजा कि देखकर आओ कि वह मेंढकी खाना कैसे बनाती है। पर मेंढकी ने भी यह भांप लिया कि उन दोनों के मन में क्या था। उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। वह बुढ़िया यह खबर देखने के लिए जल्दी से सीधी उन दोनों भाइयों के पास आई तो उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी ऐसा ही किया जैसा मेंढकी ने किया था। पर जैसे ही वह बुढ़िया वहां से चली गई, मेंढकी कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर गई और अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने फिर ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, इतनी मीठी डबल रोटी बनाओ जैसी मेरे पिता खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक करारी सी डबल रोटी देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने पिता के पास ले गया। वहां उसका पिता उसके भाइयों की लाई डबल रोटियां देख रहा था। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे के घर की बनी हुई डबल रोटी देखी। उसकी डबल रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुठलियां पड़ गई थी। उसने गुस्सा होकर वह डबल रोटी रसोई घर में भेज दी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की डबल रोटी देखी तो वह भी आग से जलकर काली हो गई थी और उसमें भी गुठलियां पड़ गई थी। वह डबल रोटी भी उसने रसोई घर में भिजवा दी। पर जब इवान ने अपनी डबल रोटी राजा को दी तो राजा उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसके मुंह से निकला, यह है डबल रोटी जो शाही खाने की मेज की शान बढ़ाएगी। राजा ने उसी दिन शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों से उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती थी। एक बार फिर इवान महल से बहुत दुखी होकर चला। वह सोचता जा रहा था कि आज तो वह गया, वह मेंढकी बेचारी कैसे नाचेगी। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुना दिया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी न हो राजकुमार इवान। तुम शाम को ऐसा करना कि तुम अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे बाद में आऊंगी। जब तुम्हें बिजली की कड़क की आवाज सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। सो राजकुमार इवान उस दावत में अकेले ही चला गया जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे।
उनकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। राजा और रानी, उनके बेटे और उनकी पत्नियां और सब कुलीन मेहमान खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक बाहर बिजली कड़की और सारा महल हिल गया। सब लोग घबरा गए। इवान ने सब लोगों को शांत किया, घबराओ नहीं ओ भले लोगों, यह मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आ रही है। तभी उसकी पत्नी अंदर आई। वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहने थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे और उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था। उसकी सुंदरता को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। राजकुमार इवान उसको देखकर बहुत खुश हो गया और वहां बैठे मेहमान भी उसको और उसके बढ़िया कपड़ों और गहनों के ही देखे जा रहे थे। लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो बड़े भाइयों की पत्नियों ने देखा कि मेंढकी राजकुमारी ने भुने हुए हंस की हड्डियां अपनी दाई आस्तीन में छिपा ली और बची हुई शराब उसने बानई आस्तीन में छिपा ली। वे उसको देखती रही, हड्डियां एक आस्तीन में और शराब की कुछ बूंदें दूसरी आस्तीन में। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मेंढकी राजकुमारी ने नाचना शुरू किया। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नाच देखते रहे। जब उसने अपनी बानई आस्तीन हिलाई तो उसमें से एक चमकती हुई झील निकल पड़ी और जब उसने अपनी दाई आस्तीन हिलाई तो उसमें से कई हंस निकलकर उस झील में तैरने लगे। यह देखकर वहां बैठे सारे कुलीन मेहमानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने नाचना शुरू किया। जब उन्होंने अपना एक हाथ हिलाया तो उनकी भीगी हुई आस्तीन राजा के लाल चेहरे पर जाकर लगी और जब दूसरा हाथ हिलाया तो दूसरी आस्तीन से हड्डियां निकलकर राजा की आंख में जा पड़ी। यह देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और नाच छोड़कर चला गया। पर इस बीच राजकुमार इवान यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर राजकुमारी थी। पर उसको डर भी लगा कि उसकी पत्नी कहीं फिर से मेंढकी में न बदल जाए, सो वह महल से चुपचाप खिसक लिया और घर चला गया। वहां उसने उसकी मेढक वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसको घर में अपनी खाल नहीं मिली तो वह रो पड़ी और बोली, ओ राजकुमार इवान, यह तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रह रहे होते। अब हमको अलग होना पड़ेगा। और अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो तुमको एक बीसी और 9 जमीन के भी आगे भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य में से होकर जाना पड़ेगा। यह कहकर वह एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। 1 साल गुजर गया और राजकुमार इवान अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। यह तो पता नहीं कि इवान ऊपर चला या नीचे चला, दूर चला या पास चला, क्योंकि मैंने सुना नहीं, बहुत समय तक चला या थोड़ी देर तक चला, क्योंकि मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सका। पर मुझे इतना पता है कि अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके जूते बहुत जल्दी ही टूट गए, उसके कपड़े फट गए और उसका चेहरा बहुत दुबला हो गया और वह पीला पड़ गया। एक दिन जब उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वह जंगल के एक खुले हिस्से में घूम रहा था तो वहां उसको एक झोंपड़ी दिखाई दी जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और बराबर घूमे जा रही थी। इवान बोला, ओ छोटी झोंपड़ी, ओ छोटी झोंपड़ी, मेहरबानी करके अपनी पीछे वाला हिस्सा तुम पेड़ों की तरफ कर लो और अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत ही वह झोंपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुल गया। इवान उस दरवाजे में से उस झोंपड़ी में घुसा। जैसे ही उसने उस झोंपड़ी के अंदर पैर रखा तो उसको वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने इवान से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इवान ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ।
बाबा यागा ने अपना सिर नामे हिलाया और एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमार इवान, तुमने उस मेंढकी की खाल जलाई ही क्यों? क्योंकि वह मेंढकी अक्लमंद येलेना थी, तो तुम्हारी मेंढकी पत्नी थी। वह अपने ताकतवर पिता से भी बढ़कर अक्लमंद थी, इसीलिए उसका पिता उससे इतना नाराज था कि उसने उसको उसकी 14वीं सालगिरह पर 3 साल के लिए मेंढकी में बदल दिया था। राजकुमार इवान दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ, मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। बाबा यागा आगे बोली, अभी उसको भयानक पुरानी हड्डियों ने अपने कब्जे में ले रखा है और वहां से उसको छुड़ाना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक उसको कोई मार नहीं सका है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है। वह सुई एक अंडे में है। वह अंडा एक बतख में है। वह बतख एक खरगोश में है और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है। वह बक्सा एक ऊंचे से ओक के पेड़ के सबसे ऊपर रखा हुआ है और वह पुरानी हड्डी उसकी अपनी जान से भी ज्यादा अच्छी तरह से रखवाली करता है। वह बूढ़ी जादूगरनी आगे बोली, लो यह धागे का एक गोला ले जाओ। इसको तुम अपने सामने फेंक देना। फिर यह जिधर भी जाए तुम इसके पीछे पीछे चले जाना। यह तुमको रास्ता दिखाएगा। बाबा यागा को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद देकर इवान ने धागे का वह गोला अपने सामने फेंक दिया और जंगल में उसके पीछे पीछे चलने लगा। इवान चलता गया और एक साफ खाली जगह आ निकला। वहां उसको एक बड़ा कत्थई रंग का भालू मिल गया। वह उस भालू के ऊपर तीर चलाने ही वाला था कि वह भालू उससे आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपने तीर से मारना चाहता था कि वह नर बतख भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक भींगा खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहां से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था कि वह खरगोश भी आदमी आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी जिंदगी बख्श दी और अपने धागे के गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक झील के पास आया तो झील के किनारे पर उसको एक पाइक मछली पड़ी हुई मिली। वह हवा के लिए तरस रही थी, उसको हवा की जरूरत थी। वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार इवान, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार इवान ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर अपने धागे के गोले के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास आया जो बहुत ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्थर का एक बक्सा रखा था जिस तक पहुंचना ही नामुमकिन सा था। इवान अभी यह सोच ही रहा था कि वह उस बक्से को नीचे कैसे लेकर आए कि कहीं से वह कत्थई भालू वहां आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ का तना पकड़कर उसको जड़ से उखाड़ लिया। उसके ऊपर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से भाग गया। तभी वह भींगा खरगोश वहां आ गया। उसने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस भींगे खरगोश ने उस खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर ऊपर आसमान में उड़ गई। पल भर में ही सफेद नर बतख जिसकी जिंदगी इवान ने बख्शी थी उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरा तो झील में गिरा। यह देखकर तो इवान रो पड़ा। उस झील में अब वह उस अंडे को कैसे ढूंढेगा। पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि पाइक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे पर तैरती चली आ रही है।
राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें सुई को ढूंढा। उसमें से सुई निकालकर उसने उसको मोड़ना शुरू किया। जितना ज्यादा वह राजकुमार उस सुई को मोड़ता जाता था, वह भयानक पुरानी हड्डियां भी अपने काले पत्थर के महल में बैठा उतना ही ज्यादा ऐंठता जाता था और बल खाता जाता था। आखिर उसने वह सुई तोड़ दी और उस सुई के टूटते ही वह भयानक पुरानी हड्डियां भी मर गया। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अब वह राजकुमारी को लेकर आए, तो उसके सामने तो राजकुमारी येलेना खुद ही खड़ी थी। वो एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओह राजकुमार इवान, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी? मैं तो इस भयानक पुरानी हड्डियां से शादी करने वाली थी। इसने मुझे अपने काबू में कर रखा था। आखिर में दोनों मिल गए और रूस वापस लौट गए। वहाँ वे फिर बहुत साल तक खुशी खुशी रहे।